हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ और द्वारका, ये जो 4 प्लेसेस है, इनको आप 5 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। तो मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताऊंगा और आपको मैं डे वाइज बजट भी बताऊंगा, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्या आपका खर्चा होगा, कैसे घूम सकते हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, कहाँ रुक सकते हो, वो सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको डे वाइज बजट बताऊँगा। तो हम अपने ट्रिप की शुरुआत करने वाला है जूनागढ़ से। तो जूनागढ़ आप कैसे आ सकते हो, तो जूनागढ़ में रेलवे स्टेशन है जूनागढ़ जंक्शन। भारत के बहुत सारे जगह से आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगी जूनागढ़ के लिए। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो जूनागढ़ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर राजकोट है, जहाँ पर राजकोट का एयरपोर्ट है, तो आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हो। और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे जगह से आपको, राजस्थान के भी बहुत सारी जगह से आपको जूनागढ़ के लिए डायरेक्टली बस भी मिल जाएगा। तो डे 1 को आप जूनागढ़ पहुँच गए, ठीक है। तो डे 1 को आपको जूनागढ़ स्टेशन से, आप मान लो आप जूनागढ़ स्टेशन पहुंच गए, वहाँ से आपको ऑटो करना है और आपको जाना है गिरनार। वो लगभग 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर के आसपास है। तो गिरनार के पास में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, पर मेरे हिसाब से आपको होटल नाइट के लिए नहीं लेना है, आपको सिर्फ डे के लिए लेना है, 2-3 घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो आपको 2-3 घंटे के लिए भी होटल मिल जाएगा। तो आपने एक होटल भी ले लिया, उसके बाद आप जाओगे गिरनार। तो गिरनार की चढ़ाई होती है, या तो आप रोपवे से जा सकते हो या तो फिर आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको रोपवे से जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रोपवे है, लगभग 2 किलोमीटर का रोपवे है। तो रोपवे का टिकट आपको मिलेगा आने जाने का, दोनों मिला के आपको 600 रुपया पड़ जाएगा, दोनों मिला के आने जाने का। रोपवे के थ्रू आप जाओगे तो आपको प्लास्टिक बॉटल अलाउड नहीं है और सेल्फी स्टिक जो रहता है वो भी अलाउड नहीं है। रोपवे आपको छोड़ेगा अंबाजी माता मंदिर के यहाँ पर। तो अंबाजी माता मंदिर के यहाँ पर रोपवे छोड़ेगा आप, तो तुरंत आप अंबाजी माता के आप दर्शन कर लेना। उसके बाद आपको जाना है गोरखनाथ मंदिर के यहाँ पर। तो टोटल कहते हैं कि लगभग 10,000 सीढ़ी है। तो अब जब अंबाजी माता मंदिर तक जाते हो तो आपका लगभग 5,000 के 5,500 सीढ़ी हो जाता है। तो आप वहाँ से अंबाजी माता मंदिर से आप सीढ़ी चढ़िए, लगभग 1000 से 1,500 आप पहुँच जाओगे गोरखनाथ मंदिर, जो कि हाईएस्ट पिक पे है गिरनार माउंटेन में। और वहाँ पर आपको दर्शन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप जाइए भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए। फिर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ पर आश्रम भी है जहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद भी ले सकते हो। भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कर लिया, प्रसाद भी आपने खा लिया, उसके बाद आपको आ जाना है वापस नीचे। एक बात अजीब है कि प्लास्टिक बॉटल अलाउड नहीं है बाय रोपवे से, क्योंकि लोग फेंकते बिकते हैं, इसके लिए अलाउड नहीं है। ऊपर आपको मिल जाएगा, मतलब ऊपर बहुत सारे आपको अंबाजी माता मंदिर के यहाँ पर बहुत सारे आपको छोटे मोटे दुकान मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हो। पानी की बॉटल भी आपको मिल जाएगा। तो पानी और खाने की व्यवस्था है ऊपर, उसका आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो आपका पूरा ऊपर आने में, जाने में, दर्शन करने में आपका लगभग 2 या 3 बज जाएगा। उसके बाद आप फिर लंच कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, होटल में आपने जहाँ पर सामान विमान रखा है वो ले लीजिए और आप चले जाइए सीधा गिर नेशनल पार्क। तो आपका लगभग 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि जूनागढ़ से गिर नेशनल पार्क जो है लगभग 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे, 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और वहाँ पे आपको बस मिल जाएगी, जूनागढ़ बस स्टॉप बगल में, स्टेशन के बगल में ही है। तो आपको बस मिल जाएगी और आपको लगभग 1.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे वहाँ पर। फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, आप होटल ले लीजिए। मैं जिस होटल में रुका था उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट करके होटल ले सकते हो वहाँ पर। जो गिर नेशनल पार्क का जो बोर्ड है, जो एंट्री जहाँ से होती है उसके सामने होटल है वहाँ पे। इसी के साथ आपका डे 1 खत्म। अभी डे 2 को आपको गिर नेशनल पार्क विजिट करना है। तो गिर नेशनल पार्क विजिट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन सफारी लें, ओपन जीप सफारी। वही एकदम एडवेंचर से भरा होता है, जीप पूरा ओपन रहता है, आपके साथ गाइड रहते हैं, आपको मतलब ओपन रहता है, आप पूरा देख सकते हो जितने भी वहाँ पर जानवर हैं। स्टैटिक लाइन वो भी आपको देखना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जीप सफारी का आपको क्या करना है। आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है, ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग करने का जो वेबसाइट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और टिकट का जो प्राइस है ऑनलाइन वो है, आपको पहले 800 रुपये पे करना पड़ता है और फिर वहाँ पे जाके आपको 2400 रुपये पे करना पड़ता है, यानी कि 3200। एक जीप सफारी का जो चार्जेस है 3200 है और मैक्स 6 लोग आ सकते हैं। अगर आप अकेले भी हो तभी भी आपको 3200 पे करना पड़ेगा, अगर आप 6 लोग हो तभी भी आपको 3200 पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा का वहाँ पर 200 रुपया चार्जेस लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल 3 स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के। तो मैं आपको स्लॉट जो भी मैं आपको वेबसाइट दूंगा ना, उसमें सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो के थ्रू जानना है डिटेल में तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना के रखा है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और जीप सफारी आपका लगभग 2 या 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। फिर आइए होटल से चेकआउट कर लीजिए और उसके बाद आपको बस पकड़नी है सोमनाथ के लिए। तो वहाँ से भी सोमनाथ लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको 1.25 घंटा या 1.5 घंटा
लग जाएगा। आप लगभग 3 या 4 बजे के आसपास सोमनाथ पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सोमनाथ में होटल ढूंढना है। होटल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत ईजिली आपको होटल मिल जाएगा। सोमनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल है, आपको ईजिली मिल जाएंगे। धर्मशाला भी आपको मिल जाएगी, 500 से 1000 के बीच में बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे अच्छे। तो आप जाइए, होटल ले लीजिए, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप जाइए बाहर और सबसे पहले आप घूमिए सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए, आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए त्रिवेणी संगम, वो देखिए। त्रिवेणी संगम जाते टाइम आपको वहाँ पर रास्ते में राम मंदिर पड़ेगा। राम मंदिर भी बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया उन्होंने, तो राम मंदिर देखिए। फिर वहाँ पर त्रिवेणी संगम के बगल में हिंगलाज माता की गुफा है, वहाँ पर वो गुफा भी आप देख सकते हो। फिर वहाँ पर सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर भी आप देखिए। फिर वापस आप जाइए सोमनाथ मंदिर के बगल में, और वहाँ पर जाइए बीच। तो जो समुद्र के किनारे वहाँ पर बीच बनाया गया है, और वहाँ पर जाने के लिए 10 रुपये पे करना पड़ता है। तो आप जाइए और जो सोमनाथ बीच है उसको एंजॉय कीजिए। सोमनाथ बीच के साइड से भी आपको सनसेट देखने मिलेगा, और मंदिर एक अलग एंगल में देखने को मिलेगा, तो अलग एंगल से आप देख सकते हो मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर रात को ना सोमनाथ में लाइटिंग शो होता है, सोमनाथ मंदिर में लाइटिंग शो। उसके लिए आपको 30 रुपया देना पड़ता है, बट अंदर जो है ना मोबाइल और अलाउड नहीं है, तो आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। मेक श्योर आप कैश कैरी, पर्स लेके जा सकते हो आप, तो आप कैश कैरी करना। 30 रुपया आपको अंदर टिकट मिल जाएगा, और जो लाइटिंग होता है वो शो पूरा आप देख सकते हो। सोमनाथ मंदिर का पूरा हिस्ट्री आपको वहाँ पर बताया जाएगा, और काफ़ी अच्छा होता है, आप देख लेना। अभी बात करते हैं डे 3 की। तो डे 2 को आपने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किया और भी प्लेसेस घूमी, बट यहाँ पर और भी 2-3 प्लेसेस है जो आप नहीं कवर कर पाएंगे, तो डे 3 को आपको कवर करना है। तो अहिल्याबाई मंदिर है वहाँ पर सोमनाथ मंदिर के बगल में, वो आप चाहे डे 2 को भी कवर कर सकते हो, लेकिन आप कवर नहीं कर पाया तो डे 3 को आप जाइए। अहिल्याबाई मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन कीजिए उनके। उसके बाद आपको जाना है भालका तीर्थ और बाणगंगा। तो यहाँ पर जाने के लिए आप चाहे तो डायरेक्टली शेयरिंग में भी ऑटो मिल जाता है, आप चाहे तो प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाणगंगा। तो यहाँ पर नदी के, यहाँ पर जो समुद्र के किनारे यहाँ पर शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुए हैं, तो इसलिए इनको स्वयंभू बोला जाता है। तो आप जाइए, दर्शन कीजिए। और उसके बाद जो आपको जाना है भालका तीर्थ। तो भालका तीर्थ मंदिर है कृष्ण भगवान जी का। तो ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी का देहांत हुआ था, उन्होंने अपने देह को त्यागा था और वैकुंठ लोग गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो बाणगंगा है वो जगह है जहाँ से जो शिकारी था, जिन्होंने कृष्ण भगवान जी पर तीर चलाया था, उनके पैरों में लगा था, उन्होंने वहीं से तीर चलाया था बाणगंगा से। और वो जाके भालका तीर्थ जो मंदिर है, वहाँ पर एक पेड़ है, जिस पेड़ के पीछे वो बैठे थे उनका पैर दिख रहा था, वो पेड़ भी आपको देखने मिलेगा। वहाँ पर बैठे थे, उनको तीर लग गया था। तो वहाँ पर मंदिर है, और दर्शन कीजिए। आपको शिकारी मतलब कृष्ण भगवान जी को नमन करते हुए आपको वहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई, वो भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो भालका तीर्थ हो गया, बाणगंगा हो गया। तो अभी सोमनाथ की जितनी प्लेसेस थी आपने कवर कर ली है। मॉर्निंग में आप 8 बजे से कवर करना चालू करोगे तो आपका 2 या 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप लंच कर लीजिए 1 या 2 बजे आराम से। उसके बाद आपको जाना है सोमनाथ से द्वारका। तो सोमनाथ से द्वारका का डिस्टेंस लगभग 210-220 किलोमीटर के आसपास है। आपको 6 घंटे लगते हैं बाई बस जाने के लिए। तो आपको बसेस मिल जाएगी 1 से 1.5 घंटे के फ्रीक्वेंसी पे। तो आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास एक बस थी जो हमने पकड़ी थी, तो वो बस आपको मिल जाएगी आराम से। लगभग 7 या 8 बजे के बाद आसपास आपको द्वारका वो बस पहुंचा देगी। तो 8 बजे आप पहुंच गए द्वारका मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। धर्मशाला भी मिल जाएगी, 500 से 1000 के रेंज में आपको होटल मिल जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो आप जाइए, होटल ले लीजिए, और इसी के साथ आपका डे 3 खत्म। तो अभी बात करते हैं डे 4 को। तो डे 4 को मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि द्वारका जो मंदिर है उसके आसपास की प्लेसेस एक्सप्लोर कीजिए। मतलब द्वारका मंदिर के 2-3 किलोमीटर के रेंज की प्लेसेस एक्सप्लोर कीजिए। वो प्लेसेस आप चल के भी कवर कर सकते हो, या फिर ऑटो भी कर सकते हो, ऑटो वाले आपको पूरा घुमा देंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अंदर भी यहाँ पर मोबाइल कैमरा ये सब कुछ अलाउड नहीं है, तो आपको सब वहाँ पे लॉकर रूम मिल जाएगा आपको फ्री में, वहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, मंदिर सुबह 6 बजे चालू होता है और दोपहर को 12 बजे बंद होता है। फिर दोपहर को 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, फिर 4 बजे के बाद चालू होता है। उसके बाद आप बाहर आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारे दुकानें मिल जाएगी, आप खा भी सकते हो, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, अच्छा से आपका हो जाएगा। और फिर आप जाइए वहाँ पर गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे घाट है जो कि है गोमती घाट, और जो बीच है वो बीच भी एंजॉय कर सकते हो, गोमती बीच बोल सकते हो, बीच भी एंजॉय कर सकते हो। फिर वहाँ पर आपको गोमती नदी के उस साइड जाना है, तो उस साइड जाने के लिए भी आपको 3 ऑप्शन है। एक तो है सुदामा सेतु, जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्रिज बना है। जब हम गए थे तो ब्रिज पे काम चल रहा था, तो हम लोग सुदामा सेतु से नहीं जा पाए थे, बट आप जा सकते हो, और 20 रुपये कुछ तो टिकट लगता है वहाँ पर जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप ऊँट की सवारी लेके जा सकते हो।
तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे टाइम नहीं था, बंद था ब्रिज, तो हमने ऊँट की सवारी की थी। ऊँट वाले आपसे 50 रुपये लेते हैं पर पर्सन, और तीसरा ऑप्शन है वहाँ पे बोट भी, बोट वाले आपसे 100 रुपये लेते। तो आप जाइए उस साइड और वहाँ पे आपको 5 पांडव कुआं, मतलब 5 पांडव कुआं आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद वहाँ पर पांडव गुफा भी है। फिर उसके बाद वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर एक आप लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पर, वो आप देख सकते हो। इतनी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते करते लगभग आपका 1:12-1-2 तो बच जाएगा। तो आप लंच कर लीजिए, थोड़ा टाइम आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए रुक्मणी टेम्पल। तो रुक्मणी टेम्पल लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, और जाइए रुक्मणी देवी के दर्शन के लिए, वहाँ पे मंदिर है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर समुद्र नारायण टेम्पल है, समुद्र के किनारे एक मंदिर है समुद्र नारायण टेम्पल, और ये टेम्पल भी बंद रहता है 4 बजे के, दोपहर 12 से 4 बंद रहता है, थी 4 बजे के बाद चालू होता है। तो समुद्र नारायण का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के। तो भड़केश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग बना है, शंकर भगवान जी का मंदिर है, तो बहुत ही बड़ा शिवलिंग बना है। तो जाइए दर्शन कीजिए शंकर भगवान जी के, और यहीं से आपको सनसेट देखने को मिलेगा। इसके बगल में एक सनसेट पॉइंट बनाया गया है, बट आप मंदिर के यहाँ भी बैठ के बहुत ही अच्छा सनसेट देख सकते हो। और इसी के साथ आपका डे 4 खत्म हो जाए। अभी डे 5 को हमको द्वारका की थोड़ी दूर की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो जैसे कि आप फैमिली के साथ आए तो आप ऑटो बुक कर लेना, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सोलो हो या फिर 2 लोग हो और यंगस्टर हो तो आपको स्कूटी से घूमना है तो आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हो। स्कूटी आपको रेंट पे मिल जाता है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे बेट द्वारका, जो कि लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम बेट द्वारका जाएंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर है तो आपको लगभग 1.25 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर भी मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। सुबह चालू होता है 6-7 बजे, फिर 12 बजे बंद होता है, उसके बाद 4 बजे चालू होता है। तो आप अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वो सब कर भी क्या होगे ना, तो आपके मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले बेट द्वारका जाइए। तो आप बेट द्वारका पहुँचोगे, तो बेट द्वारका जाने के लिए आप पहुँचे, वहाँ तक पहुँच जाओगे बेट द्वारका तक। उसके बाद आपको वहाँ पर ये लेना पड़ेगा, बोट लेना पड़ेगा। बोट का चार्जेस है पर पर्सन 30 रुपया, ठीक है। तो आपको बोट मिल जाएगी पर पर्सन 30 रुपया। आप चले जाओगे वहाँ पर, लगभग 15 मिनट में पहुँच जाओगे। फिर वहाँ पर जाइए द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ पर भी मंदिर है भगवान कृष्ण का, वो भी दर्शन कर लीजिए, ठीक है। आपका दर्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सोने की द्वारका। तो वहाँ पर सोने की द्वारका बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई है। 40 रुपये टिकट है पर पर्सन। तो आप जाइए देखिए, बहुत सारी आपको खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है, वो आप ले लेना। आपको जाना है हनुमान भगवान जी का मंदिर। तो वहाँ पर मकर ध्वज जो हनुमान भगवान जी के पुत्र है, उनका वहाँ पर मंदिर है, हनुमान भगवान जी का भी मंदिर है, दोनों का वहाँ पर मंदिर है। तो आप दर्शन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका बेट द्वारका की प्लेसेस खत्म हो जाएगी। आप वापस से बोट ले लेना, वापस आ जाना। उसके बाद आपको जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप जाइए दर्शन कीजिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और यहाँ पर आपका समय 1 से 1.5 घंटा आपका चले जाएगा दर्शन करने के लिए। ज़्यादा यहाँ पर गर्दी नहीं रहती है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा शंकर भगवान जी का मूर्ति भी बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप थोड़ा सा आगे जाइए, गोपी तालाब। तो यहाँ पर एक तालाब बनाया गया है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर गोपियों ने आखिरी बार कृष्ण भगवान जी के साथ रासलीला रची थी, और उन्हें वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और उनका जो पूरा ये मतलब तालाब बन गया था, वहाँ पर मिट्टी, मुलायम मिट्टी में कन्वर्ट हो गया था उनका सब शरीर। वहाँ पर चंदन मिलता है, 10 रुपये का देते हैं उन लोग एक पैकेट चंदन बहुत बिकता है वहाँ पर, जिसे गोपी चंदन बोलते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आई थिंक बच ही जाएगा, तो आपको जाना है शिवराजपुर बीच। तो शिवराजपुर बीच जो है वो काफ़ी क्लीन बीच है, ब्लू फ्लैग बीच है, और यहाँ पर आपको 30 रुपये देना पड़ता है पर पर्सन एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप एक्टिविटी कर सकते हो, या तो फिर जाके सिर्फ खाली आप इंजॉय कर सकते हो, बीच का मज़ा ले सकते हो और सनसेट इंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ आपका डे 5 ख़त्म। तो अभी मैं आपको डे वाइज आपका खर्चा कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जो आपको खर्चा बता रहा हूँ ना, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप एक सोलो ट्रैवलर हो। तो एक सोलो ट्रैवलर अगर इस ट्रिप को करता है तो उसका कितना खर्चा होगा डे वाइज। अगर आप 2 लोग रहोगे तो आपका होटल का या जो व्हीकल जिससे आप घूमने वाले हो उसमें आपका शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर एक अकेला एक सोलो आदमी अगर घूम रहा है तो उसका कितना खर्चा जाएगा डे वाइज, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डे 1 का आपका क्या खर्चा होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको होटल का बताता हूँ। होटल आप लोगे 2-3 घंटे के लिए जूनागढ़ के मतलब गिरनार रोपवे के पास में, ठीक है। तो आपका 400 या 500 जाएगा। उसके बाद आप शाम को जब गिरनार नेशनल पार्क जाओगे वहाँ पर होटल लोगे तो वहाँ पर आपको 1 नाइट का लेना पड़ेगा। तो आपका लगभग 600-700 नहीं, होटल का आपका मैं मैक्स पकड़ लेता हूँ 1200 जाएगा। अब दूसरा खर्चा आपका खाने का जाएगा। खाने में आपका आता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो तीनों में आपका पकड़ लेता हूँ 500 रुपये में आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो 500 रुपये आपका खाने का। फिर आपका खर्चा है तीसरा है और ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट आप क्या बोलते हैं, स्टेशन से आप जाओगे गिरनार रोपवे
मैं मान के चलता हूँ कि आप शेयरिंग से नहीं गए, आप डायरेक्टली गए हो, तो 150 जाने का, फिर वहाँ से वापस आओगे 150 आने का, 300 रुपया प्लस आप यहाँ से बस पकड़ के वहाँ पे जाओगे, उसका भी कुछ 50 रुपया होता है, तो 350 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट का जाएगा। उसके अलावा आपका और एक खर्चा है, वो है रुपये के टिकट का। तो रुपये के टिकट का जो प्राइस है वो है 600 रुपया, तो 600 रुपया आपका टिकट का भी खर्चा जाएगा। तो डे 1 का आपका इतना सारा खर्चा जाएगा। अभी बात करते हैं डे 2 को आपका कितना खर्चा जाएगा। तो डे 2 को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आप जीप सफारी करने वाले हो, ओपन जीप सफारी, लायन सफारी करने वाले हो, तो उसका कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि 3200 रुपया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अकेला इंसान इतना क्यों करेगा, तो मुझे पता है आप मोस्टली लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरा इतना खर्चा होने वाला है, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो 3200 रुपये आपका जाएगा जीप सफारी का। अगर आपका कैमरा है तो 200 जाएगा, कैमरा है तो, कैमरा नहीं है तो आपका कुछ पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा खर्चा आपका जाएगा होटल का। तो होटल आप सोमनाथ जाके लेने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको सोमनाथ जाना है शाम को, तो फिर से आपका 700 रुपये जाएगा होटल का। तीसरा खर्चा आपका फूड का। तो फूड का आपका फिर से मैं लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर पकड़ के 500 रुपये ले लेता हूँ। और आपका खर्चा जाने वाला है वो है ट्रांसपोर्ट का। तो आप गिर नेशनल पार्क से बस पकड़ के जाओगे सोमनाथ, तो 50 किलोमीटर, तो आई थिंक 60 रुपया आपका जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ट्रांसपोर्ट का। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने का आप जाओगे, त्रिवेणी संगम, हिंगलाज माता मंदिर, राम मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर दूर है, तो आप चल के जाना, चल के जाओगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो ऑटो ले, ऑटो वाले आपसे 40-50 रुपये ले लेंगे, तो मैं 50 रुपये पकड़ लेता हूँ ऑटो का, तो 50-50-100। और प्लस आपका एंट्री फ़ी आपका 10 रुपये इधर जाएगा, वो बीच पे, सोमनाथ बीच पे जाने के लिए। और तो आपका जो आप बोट से जाओगे त्रिवेणी संगम देखने के लिए, 3 संगम का, तो वहाँ पे आपका 30 रुपये जाएगा, तो भी मैं पकड़ लेता हूँ 40 रुपया। तो डे 2 को आपका टोटल इतना खर्चा होने वाला है। तो डे 3 में सबसे पहले मैं आपको होटल का बता देता हूँ। तो आप होटल द्वारका में लेने वाले हो, तो आपको होटल मिल जाएगा 700 रुपये में। दूसरा खर्चा आपका खाने का फिर से मैं 500 रुपये पकड़ लेता हूँ। और तीसरा खर्चा आपका है ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे पहले तो आप सुबह उठ के जो बालका तीर्थ और बाणगंगा देखने के लिए जाने वाले हो, तो आप शेयरिंग ऑटो से जाओगे, तो आपका आने जाने का आपका 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है, शेयरिंग में। उसके बाद आप सोमनाथ से बस पकड़ के जाओगे द्वारका, तो बस का भी मैं 250 रुपया पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 350 में आपका ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आपका फिर से सबसे पहले मैं आपको खाने का बता देता हूँ। फिर से आपका खाने का जाएगा 500 रुपया। और डे 4 में आपका ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको आसपास की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है डे 4 द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की, तो ट्रांसपोर्ट का मेरे हिसाब से आपका 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। चलो मैं 150 पकड़ लेता हूँ, 150 से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका खर्चा जाने वाला है होटल का। तो होटल का आपका फिर से 700 रुपये जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बोट से जाते हो उस पर, या फिर ऊँट से जाते हो, या फिर सुदामा सेतु से जाते हो, तो उनका अलग अलग चार्जेस है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सुदामा सेतु ब्रिज से गए हो, तो उसका खर्चा होता है 20 रुपया पर पर्सन। और क्या खर्चा, बस इतना ही खर्चा है आपका डे 4 में। तो डे 5 का सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ। आपका खाने का 500 रुपया जाएगा, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। उसके बाद आपका खर्चा जाएगा होटल का आपका 700 रुपये जाएगा। तीसरा खर्चा है ट्रांसपोर्ट का, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलो ट्रैवलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो सोलो ट्रैवलर या तो बस लेगा या तो फिर स्कूटी लेगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्कूटी लेगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से घूम पाएगा। तो स्कूटी का चार्जेस होता है पर डे का 500 से 600 रुपया होता है। और पेट्रोल, मैक्स पेट्रोल आपका 300 रुपया जाएगा। तो 800 रुपया आपका ट्रांसपोर्ट का जाएगा डे 5 का। और उसके अलावा अगर आप सोनी की द्वारका में वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पर उसका 40 रुपया जाएगा। और वहाँ पर आप जो हनुमान मोहन जी का मंदिर देखने के लिए आते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना पड़ता है, उसका आपका खर्चा जाएगा लगभग 100 रुपया। उसके अलावा आप बोट से आते जाते हो, तो बोट का आने जाने का मेरे हिसाब से 30 रुपया था, तो 60 रुपया होता है बोट का आने जाने का। इतना ही खर्चा जाएगा। अगर आप शिवराजपुर बीच जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको 30 रुपये एंट्री फ़ी पे करना पड़ता है, तो 30 रुपया भी आप ऐड कर लेना अपने खर्चे में। अगर आप बीच पे जाके कोई एक्टिविटी करते हो, तो एक्टिविटी भी आप ऐड कर लेना अपने खर्चे। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका डे वाइज खर्चा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो टोटल आपका इतना खर्चा जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग के हिसाब से मैंने बताया, अगर 2 लोग रहेंगे ना, तो होटल का, ट्रांसपोर्ट का, गिर नेशनल पार्क का जो होता है वो सफारी, उसका खर्चा, ये सब मतलब बहुत सारा खर्चा उसका बच जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसका 60% ही खर्चा जाएगा उसका। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 5 दिन का गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ और द्वारका का जो टूर प्लान बजट मैंने आपको बताया। अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपको वीडियो हेल्प हुआ है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।